नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार गठन के 1 महीने के अंदर ही सभी मंत्रियों और विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि टीम यूपी लोक कल्याण के संकल्प के साथ रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से कहा कि अपने अपने विभागों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीम वर्क के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथ ही सीएम का अब लोक कल्याण के साथ तकनीकी और रोजगार पर फोकस है। उन्होंने अधिक से अधिक लेटेस्ट तकनीक के उपयोग पर जोर दिया है ताकि पूरी व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार से लेकर विभागों को भी इस दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार गठन के 1 महीने के अंदर ही सभी मंत्रियों और विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। टीम यूपी लोक कल्याण के संकल्प के साथ रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से कहा कि अपने अपने विभागों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम वर्क के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथ ही सीएम का अब लोक कल्याण के साथ तकनीकी और रोजगार पर फोकस है। उन्होंने अधिक से अधिक लेटेस्ट तकनीक के उपयोग पर जोर दिया है ताकि पूरी व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए हैं। नितिन, सीएम योगी ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें क्या कुछ खास बातें निकलकर सामने आई हैं? कांची जी, आपको बताना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 5 वर्ष का जो रोड मैप तैयार हो चुका है उसमें दो दिन फील्ड में रहेंगे मंत्री और उनके फील्ड बैक का जो तय होगा उस पर ही कार्य योजना चलेगी। आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है दूसरे काल में बड़ा लक्ष्य लिया गया था जो कि इसको पूरा करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टीम वर्क के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अपने लोक कल्याण को रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब फील्ड पर जाकर विकास कार्य की हकीकत जानने का अपनी वरीयता पर रखा है और प्रदेश सरकार के सभी मंत्री हर शनिवार और रविवार को अपने कार्य क्षेत्र पर यानी प्रदेश में किसी भी जगह पर जाकर कार्य देख सकेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा इसके बाद सोमवार या मंगलवार को उनके फीडबैक पर आगे की कार्य योजना तय होगी क्योंकि मंगलवार को कैबिनेट बैठक होती है, उसमें ही सारी चीजें सामने आएंगी और रखी जाएंगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि हमको अपने अपने विभागों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो टीम वर्क के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि शनिवार और रविवार को फील्ड में धरातल की पर जो लोगों की समस्याएं हैं उनको उजागर करो और उनके फीडबैक को जानो। तो क्या ये कहा जा सकता है कि मंगलवार को कई चीजें सामने आ सकती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के एक माह के भीतर सभी मंत्रियों और विभागों के प्रमुख अधिकारियों की टीम यूपी के साथ 5 वर्ष का रोड मैप तैयार कर लिया है जो कि वो यूपी लोक कल्याण के संकल्प और रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को शपथ जब ग्रहण किया था उसके बाद ही 100 दिन का 6 माह और 2 वर्ष 5 वर्ष का कार्य योजना मांगा था। उसके बाद ही सभी विभागों को 10 सेक्टरों में बांटा गया था जिसमें 13 से 21 अप्रैल के बीच सुबह और शाम अलग अलग सेक्टरों का प्रेजेंटेशन हुआ था और सभी प्रेजेंटेशन में बीते 5 वर्ष का कार्य और अगले 5 वर्ष की तैयारियों को रखा गया था। प्रेजेंटेशन में के बाद मंत्रियों के सुझावों को लिया गया था, उस पर अमल करने की बात भी कही थी गई और उस पर अमल भी किया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने अधिकारियों को अपराध, भ्रष्टाचार और माफियागिरी पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा था कि यह जानकारी होनी चाहिए कि हमें 5 वर्ष पहले प्रदेश किस हालत में मिला था और आज क्या स्थिति है। इसके साथ ही हमें देश में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उत्तर प्रदेश को लेकिन नितिन, रोजगार और शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसके लिए योगी सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं?
बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि रोजगार और शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो बैठकें चल रही हैं, अधिकारियां आज विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर विद्यालयों में बिजली की आपूर्ति दिखाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षा का अभाव है, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत जो एडमिशन हो रहे थे उनमें कहीं ना कहीं घूसखोरी चल रही है, एडमिशन नहीं लिए जा रहे, कहीं कहीं लिए जा रहे हैं तो उन बच्चों के साथ सलीका नहीं सही से किया जा रहा, पेश नहीं आ रहे वहां के टीचर, उनको अपनापन नहीं महसूस होने पा रहा, और टीचर उनसे जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उससे कहीं कहीं अभिभावक नाखुश है, तो उनको भी देखा परखा जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में आईटी एक्ट के तहत बच्चों के एडमिशन हुए थे, शहर में भी हुए थे, लेकिन उनको जिस तरह से कोटा 25% का मिला था उसमें बच्चों के साथ टीचर का व्यवहार नहीं था अच्छा, और उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल पा रही थी, उनको अलग कक्षा में बैठाया जा रहा था। इसकी कहीं ना कहीं शिकायतें मिली थी, उस पर जांच पड़ताल की जा रही। रोजगार को लेकर उन्होंने नई रणनीति बनाने की बात कही है, 100 दिन का जो मैप तैयार किया है उसमें और लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। जिस तरह से पढ़े लिखे लोग जो सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई बेरोजगारी कर रहे हैं, तो उनको उनके लिए एक नई स्कीम बनाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों के साथ सरकार का जो टाई अप हुआ है, अब बहुत सारे भी रोजगार स्कीमें आएंगी, उसमें कहीं ना कहीं भर्तियां होंगी सीधे तौर पर। और सबसे बड़ा मुद्दा है जो 69,000 शिक्षकों का था जो प्रदर्शन कर रहे थे लगातार बीएड पास करने के बाद, तो उनकी मांगों को भी देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, और लगातार शिक्षा मंत्री इस पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये पुराना मामला है और इस पर कई बार प्रदर्शन किया जा चुका है लखनऊ में, तो कहीं ना कहीं इस पर भी कार्रवाई की जाएगी और कुछ नया नतीजा निकलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए नितिन। हम लौटेंगे आपके साथ। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार गठन के 1 महीने के अंदर ही सभी मंत्रियों और विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। टीम यूपी लोक कल्याण के संकल्प के साथ रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। यूपी में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद योगी सरकार कभी बुलडोजर कार्रवाई में लगी है तो कभी लाउडस्पीकर कार्रवाई पर। आपको बता दें, सीएम योगी ने इस बार फर्जीवाड़े से बचने के लिए एक नया तरीका निकाला है। ग्राहकों को ठग कर बच निकलना अब आसान नहीं होगा। और इस काम में शामिल बिल्डर और वित्तीय कंपनियों के संचालक आवंटियों और ग्राहकों को धूल झोंकने पर पकड़ में आ जाएंगे। इसकी पकड़ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगी, जिससे पता चलेगा कि जिन कंपनियों और बिल्डरों ने बैंकों से कर्ज लिया है वह रकम कहां कहां लगाई गई है और उनकी आमदनी के और स्रोत क्या क्या हैं। अभी हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवंटियों को फ्लैट या पैसा ना देकर खुद को डिफॉल्टर घोषित करने वाले बिल्डरों पर निगाह रखने के निर्देश भी दे दिए हैं। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नितिन, योगी सरकार का बिल्डरों पर जिस तरह से सख्त रुख अपनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि अब ठगी करने वाले बिल्डर्स नहीं बच पाएंगे, तो ठगी करने वाले बिल्डरों की मुश्किलें अब कैसे बढ़ेंगी? नितिन। बिल्कुल कांची जी, आपको बताना चाहूंगा यूपी में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने बुलडोजरों की जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे लखनऊ के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है और सभी के ऊपर किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वह पुलिस का अधिकारी हो या उनका विधायक हो या विपक्षी दल का कोई नेता हो, उसको भी कहीं छोड़ा नहीं जा रहा और सबके ऊपर लगातार यूपी सरकार 2.0 का बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें कि कहीं कहीं लाउड स्पीकर कार्रवाई करी जा रही, तो बता दें योगी सरकार इस बार फर्जीवाड़े से बचने के लिए नया तरीका निकाला है। बता दें कि ग्राहकों को ठग कर बचाना निकालना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि इस काम में शामिल बिल्डर और वित्तीय कंपनियों के संचालन आवंटियों को ग्राहकों को धूल झोंकने में पकड़ में आ जाएंगे। इसकी पड़ताल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगी, जिससे पता चलेगा कि जिन कंपनियों और बिल्डरों ने बैंकों से कर्ज लिया है वह रकम अब कहां लगाई गई है और उनकी आमदनी है के स्रोत क्या क्या है। अभी हाल में ही मुख्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवंटियों को फ्लैट या पैसे न देकर खुद को डिफॉल्टर घोषित करने वाले बिल्डरों पर निगाह रखने के निर्देश दिए थे। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार जो बिल्डर मनमानी कर रहे थे, बैंकों से कर्ज लेकर कहीं ना कहीं अवैध निर्माण कर रहे थे और संपत्तियां अर्जित कर रहे थे, उन पर अब योगी 2.0 का हंटर चलेगा सीधे तौर पर। और उन विभागीय के अधिकारियों की भी खैर नहीं है जो मिली साठगांठ के चलते बिल्डरों से वो काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इसमें लोक निर्माण विभाग और एलडीए जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, इसको देखा जाएगा, परखा जाएगा। यहाँ के उपाध्यक्ष वीसी जो है अक्षय त्रिपाठी से सीधे तौर पर कल भी बैठक हुई थी, उसमें भी चर्चा की गई थी कि जिस तरह से जो बिल्डर मनमानी कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं बैंकों से और चूना लगा रहे हैं सरकार को, तो उनका कहीं ना कहीं क्या रुख है, उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे बिल्डर हैं जिनके पास जिन्होंने बहुत बैंकों से कर्ज ले रखा है, लेकिन वो कर्ज अदा नहीं किया है और अवैध निर्माणों का ढांचा खड़ा कर रखा है, तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। बुलडोजर जो 2.0 चल रहा है लगातार चलता रहेगा। आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ के ज्यादातर इलाकों में गलियों में बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिए गए हैं। सिर्फ एलडीए के जेईओ और एई से साठगांठ, एक्सचेंज के साठगांठ ये इन लोगों ने ऐसा काम किया है। अब बताना चाहूंगी वहां पर ऐसी स्थितियां हैं कि अगर खुदा न खास्ता अगर कल को कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, तो वहां पर दमकल विभाग की कोई गाड़ियां पहुंच नहीं सकती। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जिम्मेदार विभाग बनेगा, एलडीए विभाग बनेगा, साथ ही साथ वो बिल्डर बनेंगे, ठेकेदार बनेंगे जो इस पूरे मामले में लगे रहेंगे। क्योंकि लगातार गर्मी का पीरियड चल रहा है, लगातार आग लग रही चारों तरफ, और जिस तरह से अपार्टमेंट में आग लग रही है उसको बुझाने के लिए आफत आ जाती है और यहाँ पर इतनी दमकल की कोई सुविधा भी नहीं है कि जो पहुंच सके। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये भी योगी सरकार 2.0 काम कर रही है, सख्त रवैया अपना रही है। उन बिल्डरों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा जो इस समय बैंकों को चूना लगा रहे थे और सरकार के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जी लेकिन नितिन, ठगी करने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसने की तैयारियों को लेकर क्या अपडेट है? किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा? बिल्कुल, आपको मैंने बताया कि जिस तरह से ठगी करने वालों के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पड़ताल की जाएगी, जिसके जरिए ये देखा जाएगा कि किन कंपनियों बिल्डरों ने बैंकों से कर्ज ले रखा है, तो उनको खिलाफ कहीं ना कहीं ये पूरी पड़ताल की जाएगी। साथ साथ उनका पूरा ब्यौरा देखा जाएगा कि क्या इनकी आमदनी, संपत्ति ब्यौरा देखा जाएगा उसके आधार पर, क्योंकि जो भी कर्ज दिया जाता है वो फर्म के हिसाब से दिया जाता है। उनका आयकर विभाग से पूरा ट्रांजेक्शन देखा जाता है कि क्या इनका ब्यौरा है, बैंकों में क्या किस तरह का लेन देन की प्रक्रिया, तो ये सब देखने के बाद ही बैंक कर्ज देती है। लेकिन अब जो जिस तरह से फ्रॉड करते थे ये जितने भी बिल्डर, अब उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा सख्त, और ये देखा जाएगा कि किस तरह की ये काम चोरी कर रहे थे और जिस तरह चूना लगा रहे थे उस पर अब कहीं ना कहीं एक योगी 2.0 का हंटर चलेगा और विभागों के भी उन अधिकारियों को देखा जाएगा कि किनकी मिली साठगांठ से ये लोग इस तरह का काम कर रहे थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस बार फर्जीवाड़े से बचने के लिए एक नया तरीका निकाला है। ग्राहकों को ठग कर बच निकलना अब आसान नहीं होगा और इस काम में शामिल बिल्डर और वित्तीय कंपनियों के संचालक आवंटी और ग्राहकों को धूल झोंकने पर पकड़ में आ जाएंगे। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने जनपद पर गहरा शोक व्यक्त किया था। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम ने जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को मौके पर पहुंचकर निष्पक्षता के साथ जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने योजना भवन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मायावती को अब आराम करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ विधानसभा चुनाव में 1 सीट हासिल की है, लेकिन अंबेडकर जी हमारे आदरणीय हैं, हमारी पार्टी उनका सम्मान करती है और हम पिछड़े वर्ग की पार्टी हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। योगी सरकार ने जो काम किया है वे लोगों में दिख रहा है और आगे भी दिखता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की दादागिरी बंद होनी चाहिए। महाराज सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको देखते हुए लोगों को उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता व्यक्त की जा रही है।
केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने एफएम न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि बीएसपी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, जनता की नाराजगी है। बसपा इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें एक ही सीट हासिल हुई है और 4 बार सत्ता में बीएसपी रही है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री, इनसे पूछेंगे कि बसपा के साथ आखिर क्यों इस तरह नाराजगी चल रही है, क्योंकि जबकि आदरणीय बता रहे हैं मायावती हैं, क्या कहना चाहेंगे? बसपा पर मेरी नाराजी नहीं है, बसपा पर जनता की नाराजी है। और इसीलिए मतलब जो 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बीएसपी की एक ही सीट चुनकर आई है। जो बीएसपी बहुत बार सत्ता में रही, 4 बार सत्ता में रही, एक बार अपने बलबूते पर सत्ता में आई थी, इसीलिए लोगों की उन पर नाराजी है, हमारी नाराजी का विषय नहीं। बीएमसी चुनाव पर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में बीजेपी के साथ आरपीआई रहेगी और बीएमसी का चुनाव हम जीतेंगे और शिवसेना को सत्ता से बाहर करेंगे। आगे की क्या रणनीति, क्या भाजपा में बसपा से बात करेंगे आने के लिए? बसपा की कोई आवश्यकता तो नहीं है। मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ है तो बसपा की कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी अपने बलबूते पर सत्ता में है तो यहाँ बसपा की कोई आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र में आपने जैसे राज ठाकरे के बारे में बताया कि वो वहाँ पर गुंडागर्दी चल रही, क्या कहना चाहिए? महाराष्ट्र में राज ठाकरे गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने की बात करते हैं, लेकिन हम उनको जवाब देंगे। अगर ईट का जवाब पत्थर से देंगे, ईट का जवाब पत्थर से राज ठाकरे को देंगे, बताया अभी अठावले जी ने। और उसके बाद वहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई होगी उसको करेंगे। कैमरा पर्सन राजा सन, मैं नितिन अवस्थी, FM न्यूज़। उत्तर प्रदेश स्थित बुलंदशहर जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की ओर से कथित तौर पर शौचालय साफ कराने का वीडियो वायरल होने के कुछ घंटों बाद ही जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। प्राथमिक विद्यालय के एक शौचालय के अंदर स्कूल की वर्दी में 2 छात्राएं दिखाई दे रही हैं। वीडियो में उनमें से एक छात्रा शौचालय की सफाई करती नजर आ रही है। अधिकारियों ने कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाला प्राथमिक विद्यालय शहर क्षेत्र के ऊपर कोट इलाके का है। इस घटना के बारे में टिप्पणी करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा, उक्त वीडियो हमारे संज्ञान में आया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मैंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीएसए की ओर से इस संबंध में और क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। वह विद्यालय जो है ऊपरकोट का था और वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी मिस्टर यशवंत कुमार को हमने निर्देश दे दिया है कि वह जाकर के जांच करें। अगर ये दोषी पाया जाए तो सभी स्टाफ को जो है प्रतिकूल परिस्थिति दें, जिससे इस तरह के जो है इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। सर, कुछ जानकारी में आया ये वीडियो कब का है? नहीं, इसको जानकारी नहीं है। अभी हमको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है वो दिखाया गया और बताया गया कि आप जांच कराओ और उसके बाद अगर दोषी हो तो कार्रवाई करो। सर, क्या वजह है बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, कभी झाड़ू लगाते हुए, कभी टॉयलेट साफ करते हुए? नहीं, हमने जो है सभी खंड अधिकारी को जो है यह निर्देश दे दिया है कि वे अपने ब्लॉक से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं कहीं इस प्रकार का जो है कार्य जो है बच्चों से ना कराया जाए। और यदि किसी भी प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के द्वारा कराया जाता है तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। वह विद्यालय जो है ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन शर्मा जुड़ गए हैं। सचिन, एक और बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और दूसरी ओर योगी के राज्य से ही छात्राओं से शौचालय साफ करवाने की तस्वीरें आ रही हैं। क्या कहा जाए, बीजेपी के नारे सिर्फ नारे हैं, उनकी हकीकत तो कुछ और ही सामने आ रही है। सचिन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सचिन, एक और बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और दूसरी ओर योगी के राज्य से ही छात्राओं से शौचालय साफ करवाने की तस्वीरें आ रही हैं। क्या कहा जाए, बीजेपी के नारे क्या सिर्फ नारे ही हैं, क्योंकि जो जमीनी हकीकत सामने आ रही है उनमें तस्वीरें तो कुछ और ही हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये प्राथमिक विद्यालयों की जो बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आती हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के ऊपरकोट इलाके के प्राथमिक विद्यालय की ये शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्कूल की छात्राएं स्कूल का टॉयलेट साफ करती हुई साफ तस्वीरों में दिखाई दी जा सकती है। इससे पहले भी कई बार छात्राओं के इस तरह के वीडियो सामने आए जिसमें छात्र छात्राएं सफाई कर रहे हैं या टॉयलेट साफ कर रहे हैं
या इसके अलावा भी एक वीडियो अभी हाल फिलहाल में ही बुलंदशहर का सामने आया है, जिसमें स्कूल की शिक्षिकाएं आपस में चार्ज लेने के लिए आपस में झगड़ा करती हुई दिखाई दी। जी। तो कहने को तो सरकार नई नई योजनाएं लाती है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती है, स्कूल चलो का नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन सरकार की इन्हीं नारों को और योजनाओं को फलीता लगाने का काम उन्हीं के नुमाइंदे जो उनके अधिकारी हैं और जो उनके कर्मचारी हैं वही कर रहे हैं। जी, इस पर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? इस पर बीएसए बुलंदशहर अखंड प्रताप सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहना सिर्फ इतना काफी नहीं है, हर बार यही इनका रटा रटाया बयान सामने आता है, जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस जांच पे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं और उस कार्रवाई पे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं जब इस तरह की वीडियो बार बार सामने आती है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए सचिन। उत्तर प्रदेश में मौजूद बुलंदशहर जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की ओर से शौचालय साफ कराने का वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालय के एक शौचालय के अंदर स्कूल की वर्दी में 2 छात्राएं दिखाई दे रही हैं। वीडियो में उनमें से एक छात्रा शौचालय की सफाई करती नजर आ रही है। अधिकारियों ने कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाला प्राथमिक विद्यालय शहर क्षेत्र के ऊपर कोट इलाके का है। इस घटना के बारे में टिप्पणी करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि उक्त वीडियो हमारे संज्ञान में आ गया है। जिला अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जांच में कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीएसए की ओर से ये तमाम जानकारी सामने आई है। यूपी में 1-2 दिन से चल रही हवाओं से लोगों को राहत मिलनी शुरू हुई थी कि अब फिर से गर्मी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, शनिवार से फिर से गर्मी बढ़ रही है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर लू चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है। आपको बता दें, यूपी में 1 या 2 दिन से ही चल रही हवाओं से लोगों को राहत मिलनी शुरू हुई थी। अब फिर से गर्मी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार से आज फिर से गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर लू चलने की चेतावनी भी जारी की है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।